मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, आज 9th का यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आप जानते हैं कि समाजवादियों ने अपने प्रयासों में समन्वय लाने के लिए 1870 के दशक में द्वितीयक इंटरनेशनल संस्था बनाई। ठीक है, तो वो संस्था बनाई। इंग्लैंड और जर्मनी के मजदूरों ने अपने जीवन और कार्य स्थिति को सुधार के लिए बहुत से प्रयास किए। कौन कौन प्रयास किए भाई? तो संगठन बनाना शुरू किया, अपने सदस्यों को मदद पहुंचाने के लिए कोच बनाया, काम के घंटों में कमी तथा मताधिकार के लिए आवाज़ उठाना शुरू किया और 1914 ईस्वी तक यूरोप में समाजवादी सरकार बनने में कहीं भी सफल नहीं हो पाए थे। उसका कुछ न कुछ कारण होगा। क्या कारण है कि 1914 तक यूरोप में समाजवादी सरकार कहीं भी सफल नहीं हुई? तो प्यारे बच्चों, इसका कारण मैं बतला रहा हूँ। इस संसदीय राजनीति में उनके प्रतिनिधि बड़ी संख्या में जीतते रहे। उन्होंने कानून बनाने में भी अहम भूमिका निभाई, मगर 1914 तक यूरोप में समाजवादी कहीं भी सरकार बनाने में सफल नहीं हुए। इसका मुख्य कारण सरकार में रूढ़वादियों, उदारवादियों और रैडिकलों का ही दबदबा बना हुआ रहता था। बात समझ लीजिएगा, क्योंकि वो आने के बाद भी, जीत के आने का बाद भी इन लोगों को रूढ़वादियों का, उदारवादियों का, रेडिकलों का दबदबाव बनने के कारण ऐसा होता था। अक्टूबर की क्रांति है ना के जरिए रूस में या रूस की सत्ता पर समाजवादियों ने कब्जा किया। किस महीना में हुई थी वो? चूंकि अक्टूबर महीना में हुई थी। अब अक्टूबर की क्रांति कहते किसको है? तो फरवरी 1917 में राजशाही के पतन और 1917 के ही अक्टूबर के मिश्रित घटनाओं को अक्टूबर क्रांति कहा जाता है। और निरंकुश राजशाही, एक शब्द आता है निरंकुश राजशाही, इसके बारे में पहले प्यारे बच्चों समझे। तो ऐसे शासन जहाँ का राजा सर्वे सर्वा होता और लोगों को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है, तो उसको हम लोग निरंकुश राजशाही शासन कहते हैं, है ना। अब है कि रूसी साम्राज्य के अधिकांश जनता का जीवन का मुख्य साधन कृषि ही उस समय था और 20वीं सदी के आरंभ में रूस में कामगारों, मिल मजदूरों की दशा के बारे में हम थोड़ा सा जाने कि वहाँ के मिल में काम करने वाले मजदूर, तो 20वीं सदी के आरंभ में रूस के कारीगरों और मिल मजदूरों की दशा बहुत खराब थी, निम्न थी, है ना। किसी को जब नौकरी से निकाल दिया जाता था तो मजदूर एकजुट होकर के हड़ताल करते थे। ठीक है, उसी के कारण करते थे। अच्छा, दूसरी बात कि काम की पाली के घंटा
निश्चित हो इस बात का ध्यान रखने के लिए सरकारी विभाग फैक्ट्री पर नजर रखते थे। प्यारे बच्चों, मजदूरों के रहने के लिए कमरों से लेकर के मीटरों की तरह की व्यवस्था थी। सामाजिक स्तर पर मजदूरों को बांटे हुए थे, है ना, बांटे हुए थे। माने कोई मजदूर सुपरवाइजर रहेगा तो कोई ये रहेगा, माने इस तरह से बटा हुआ था। बेरोजगारी तथा आर्थिक संकट में एक दूसरे के मदद करने के लिए वे लोग मजदूर, मिल में रहने वाला मजदूर संगठन बना लिए थे। रूसी किसान यूरोप के, है ना, अन्य किसानों से भिन्न थे। अब कैसे भिन्न थे प्यारे बच्चों, इस चीज़ों को हम लोग देखेंगे। यहाँ के किसान समय समय पर सारी जमीन को अपने कम्यून को सौंप देते थे और फिर प्रत्येक परिवार की ज़रूरत के अनुसार के हिसाब से किसानों की ज़मीन बांटी जाती थी। अब समझ सकते हैं, अलग है ना, माने उसके परिवार और के हिसाब से ज़मीन फिर बांटी जाती थी, तो अलग है कि नहीं, समझिएगा पहला। दूसरा बात है कि जबकि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान ब्रिटेन के किसान न केवल नवाबों का सम्मान करते थे बल्कि उन्हें बचाने के लिए उनकी लड़ाई भी लड़ते थे। वाह, ब्रिटेन किसान नवाबों को माने सम्मान तो लड़बे करते, उन्हें बचाने के लिए भी लड़ाई लड़ते थे। इसके विपरीत रूस के किसान चाहते थे, देखो दोनों में अंतर है। रूस के किसान क्या चाहते थे, अलग, नवाबों से जमीन छीन कर करके और किसानों में बांट दिया जाए। वो है विश्व में लोकतंत्र के स्थापना होने का 3 घटना कौन कौन से हैं जो परीक्षा में प्यारे बच्चों हमेशा पूछता है, बताएं, है ना। तो 3 घटना का जैसे ही नाम पूछेगा तो आप कहेंगे कि इंग्लैंड की 1688 ईस्वी की शानदार क्रांति पहला। दूसरा है कि 1776 ईस्वी में अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा पत्र। तीसरा है 1789 ईस्वी में 1789 ईस्वी में कि फ्रांस की क्रांति, जिसे विश्व में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के तीनों महासिद्धांत नींव रखी, जो लोकतंत्र के 3 प्रमुख स्तंभ सिद्ध हुए, है ना। अब इस चैप्टर में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, खूनी रविवार से आप क्या समझते हैं, जो बार बार ये पूछा जाता है परीक्षा में। तो रूस के जार शासन में जनवरी 1905 ईस्वी में एक रविवार के दिन कुछ लोग ने जुलूस निकालकर जार से मिलने और एक याचिका देने की कोशिश किया, परंतु जार के सैनिक ने उन पर गोली बरसा दी और लगभग हजारों सैनिक, हजारों मजदूर मारे गए, कई हजार घायल हुए। इसीलिए इस कांड को खूनी रविवार के नाम से प्रसिद्ध है ना। अब हम लोगों को देखना है कि सोवियत शब्द की व्याख्या अपने शब्द में करें। सोवियत संघ, सोवियत शब्द है क्या चीज? तो मजदूरों के प्रतिनिधियों के परिषद को 1905 ईस्वी में रूसी क्रांति के बाद पहली बार सोवियत का नाम दिया गया। पहली बार 1905 में सोवियत के नाम दिया गया और सोवियत शब्द रूस में
मजदूर और किसानों के संघ को कहा जाता है। सोवियत शब्द से क्या सेंस निकलता है? रूस के मजदूर और किसानों के संघ, है ना। अब हम जाने कि लेनिन जो वहाँ का माने बोल्शेविक रूसी का राजनीतिक पार्टी है ना का नेता लेनिन जो था, तो पहले लेनिन के बारे में जाने। और उनका 3 मांग और क्या था भाई, क्योंकि वहाँ का भगवान माने जाते हैं लेनिन। तो बोल्शेविक क्रांति की एक राजनीतिक पार्टी थी, कौन के? बोल्शेविक, है ना, बोल्शेविक पार्टी का, यह बोल्शेविक रूस की एक राजनीतिक पार्टी थी, है ना, जिसका नेता लेनिन था। उसकी 3 प्रमुख मांग क्या थी? पहला मांग थी कि युद्ध को तुरंत बंद कर दिया जाए, क्योंकि युद्ध में बहुत क्षति हो रहा था, बंद कर दिया जाए। सारे जमीन किसानों को सौंप देना चाहिए और विश्वव्यापी अच्छा, तो ये चीज मैं बता रहा था प्यारे बच्चों कि पहला तो मांग उसका क्या था कि युद्ध को क्या कर दिया जाए? तुरंत बंद कर दिया जाए। सारी जमीन जो है किसानों को सौंप दिया जाए और बैंक का राष्ट्रीयकरण हो, है ना। ये 3 चीज उसका इम्पोर्टेंट मांग था, ठीक है। तो 1917 ईस्वी की क्रांति में लेनिन और बोल्शेविकों की भूमिका क्या थी भाई, है ना, जो इतना प्रसिद्ध लेनिन हो गए। तो मैं ये बतला रहा हूँ कि 1917 की क्रांति, लेनिन जिसको बोल्शेविक की भूमिका कहा जाता है, बोल्शेविकों की भूमिका कहा जाता है या लेनिन की भूमिका कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों, मैंने रूस की क्रांति को सफल बनाने के लिए रूसी क्रांतिकारी आंदोलन के विकास में सबसे बड़ा भूमिका लेनिन का ही था। रूस के सबसे शक्तिशाली पार्टी बोल्शेविक पार्टी का नेता वह था, है ना। जार के सिंहासन त्यागने पर 15 मार्च 1917 ईस्वी को कैरेस्की के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में? कैरेस्की के नेतृत्व में जो सरकार बनी वह भी देश के समस्या को हल नहीं कर पाई। समझ सकते हैं? ऐसे में फिर हो सकता है कि रूस में जार का शासन पुनः लौट आता। ऐसे कठिन समय में यदि लेनिन ने देश की बागडोर न संभाली होती तो सारे किए कराए पर पानी फेर देता। तो उसका योगदान क्या है प्यारे बच्चों? तो योगदान, पहला लेनिन का योगदान है कि लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेवी पार्टी ने युद्ध समाप्त करके किसानों को जमीन दिलाई और सारी सत्ता सोवियत के सौंपने के प्रबंध में स्पष्ट नीतियाँ थी। सोवियत शब्द मैंने बतलाया था एक पहले, क्या है? किसान और मजदूरों को सोवियत कहा जाता था वहाँ, अब आज सोवियत संघ हो गया। अब देख लीजिए कि सबसे पहले रूस ने प्रथम विश्व युद्ध से खुद को अलग कर लिया। बड़ा चालाक हुआ था, क्योंकि जानता था कि युद्ध में दोनों को घाटा होता है, नुकसान होता है, जन माल की क्षति होती है, इसलिए वो अलग कर लिया था, है ना। उसके लिए ये तो हुआ, लेकिन उसके लिए उसे भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। एक तो हुआ है, एक और समझा, लेकिन दूसरा और बुरा भी परिणाम आया, है ना। रूस के अधीन, प्यारे बच्चों, रूस के अधीन सभी उपनिवेश को स्वतंत्र कर दिया गया, जितने उसके उपनिवेश थे स्वतंत्र कर दिया था। और लेनिन ने अपने घोषणा कर रूस के एक समाजवाद युग का आरंभ कहा। कौन युग का प्यारे बच्चों आरंभ? समाजवाद युग का आरंभ के बारे में वह कहा।
समझ सकते हैं, है ना। अब हम लोगों को ये देख लेना है कुछ, मैंने इससे रिलेटेड उदारवादी शब्द जो इसमें आया, कुछ शब्द को हम लोग समझेंगे। उदारवादी का मतलब क्या हुआ? उदारवादी एक विचारधारा है जिससे सभी धर्म को बराबर का सम्मान और जगह मिले, वे व्यक्ति मात्र के अधिकार की रक्षा का पक्षधर होता है उदारवादी, ठीक है। और लोकतंत्र, अब ये देख लेना है प्यारे बच्चों, ये तो हम लोग जान लिए। और एक मैंने बताया था, और रेडिकल समूह, रेडिकल समूह क्या है? तो वे ऐसे सरकार के पक्षधर थे जो देश के आज़ादी के बहुमत के समर्थन पर आधारित हो। उसमें से सारे लोग महिला अधिकार आंदोलन के समर्थक थे, और ये लोग बड़े जमींदार संपन्न उद्योगपति को प्राप्त किसी तरह के विशेषाधिकार का खिलाफ थे, ठीक है। और वे किसी भी निजी संपत्ति का विरोध नहीं करते थे, लेकिन केवल चंद लोगों के पास जो संपत्ति था, माने संपत्ति के केंद्रण था, उसका खिलाफ था। माने कुछ ही लोगों के पास पूरा संपत्ति जमा कर लिए थे। एक प्यारे बच्चों, रूढ़वादी रूसी शब्द आया था, तो रूढ़वादी रूसी में कौन कौन थे भाई, क्या है था, उसके बारे में जान लीजिए। तो रूढ़वादी तब तक रेडिकल और उदारवादी दोनों के खिलाफ थे, ठीक है। वे बदलाव के धीमी प्रक्रिया चाहते थे, एक बार बदलाव ना हो, और वे चाहते थे रूढ़वादी कि अतीत का सम्मान किया जाए, मैंने जो पुराने समय से जो आ रहा है उसका ढोते चले, अतीत को पूरी तरह से ठुकराया नहीं जाए। अब है कि रूस में समाजवादियों के प्रमुख विचारधारा क्या थे, इस पर थोड़ा सा हम लोग देखें प्यारे बच्चों, बात करें तो वे निजी संपत्ति के विरोधी थे समाजवादी, यानी वे संपत्ति पर निजी स्वामित्व का सही नहीं मानते थे। वे संपत्ति का निजी स्वामित्व का व्यवस्था की सारी समस्या का जड़ मानते थे। घूस वगैरह निजी संपत्ति जमा करते हैं, कहला घूस लेकर के जमा करते हैं, है ना। समाजवादियों को कोऑपरेटिव यानी सामूहिक उद्यम के विचार में दिलचस्प था उन लोगों को, ठीक है। केवल व्यक्तिगत पहलकदमी से बहुत बड़े खेती समूह नहीं बनाए जा सकते हैं। वे चाहते थे कि सरकार अपनी तरफ से सामूहिक खेती का बंटवा देवे, इस तरह से करे। तो प्यारे बच्चों, ये सब आपका हुआ। अब हम लोगों को एक चीज़ और ये ध्यान देना है, देखिएगा उसको पर थोड़ा सा हम लोग विचार करें तो ये जो है आपको होगा। जैसे कहने का तात्पर्य है, उसका क्वेश्चन आंसर हम लोग मैंने थोड़ा सा कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके बाद मैं क्वेश्चन आंसर आपको कुछ लिखवाता हूँ और आप लोग कर लेंगे। थैंक यू प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों, ये जो मैं बतला रहा हूँ इसको आप अवश्य बना लेंगे। देख रहे हैं ना, ये सब बनाना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन आंसर आपका है, देख रहे हैं ना, इसको सब आपको पूरा कर लेना है। टोटल आपको बना लेना है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन आंसर के मैं 7 भेज ला रहा हूँ, और ये सब बड़ा ही यह इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसमें आपको ध्यान देना है। जो मैं बतलाया है ना, उसको आपको बना भी लेना है, ध्यान दीजिएगा। ये जो है क्वेश्चन आंसर इस तरह से आपको बना लेना है, देख रहे हैं।
अब ये देख लीजिए, इसका भी जो मैं भेज रहा हूँ, और इसको मिला करके सब फेयर कर लेना है, क्योंकि यही सब आपको पूछा जाएगा। देख रहे हैं ना, बस अपना क्वेश्चन आंसर कर लेंगे, इससे मिला करके रिलेटेड है।